हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ डीएलएड अभ्यासक्रम मॉड्यूल के द्वितीय वर्ष के कोर्स नंबर 5 के साथ। ठीक है, और आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है आज हम लोग देखेंगे हिंदी। जैसे कि आप लोग को मालूम पड़ ही गया होगा कि मैं हिंदी बोल रही हूँ, तो आज हम लोग हिंदी देखने वाले हैं गाइस। जो संस्कृत की सीरीज हम लोग ने बनाई है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरे चैप्टर का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगी, तो आप वहां से उसको पढ़ लेना। ठीक है, और आगे देखते हैं कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी का जो पहला चैप्टर है उसके साथ। तो पहले चैप्टर का नाम है अभ्यासक्रम का स्वरूप एवं प्रमुख कौशल्यों में प्रभुत्व। आज जो हम देखने जा रहे हैं ना चैप्टर, वो इतना इजी है कि आप लोग मतलब पता ही नहीं चलेगा कि चैप्टर खत्म भी हो गया और इतना इजी था। हाँ, इतना इजी चैप्टर है ये वाला। और बीच बीच में मैं आप लोग को सिखाती भी जाऊंगी कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और कैसे उनको लिखना है, 1 मार्क से लेकर 5 मार्क तक। तो शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी क्या है हमारी? तो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है। आगे है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में घोषित किया गया था। कौन सी तारीख को? तो 14 दिसंबर 1949। हिंदी भाषा का राजभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश हैं। जबकि द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले पंजाब, महाराष्ट्र और हमारा गुजरात है। भारतीय भाषा की भगिनी भाषा और विश्व की श्रेष्ठ ध्वन्यात्मक भाषा के रूप में जिस भाषा को आदर के साथ याद करते हैं, उस हिंदी भाषा की कई विशेषताएं हैं। हिंदी भाषा का अपना एक व्याकरण है। हिंदी भाषा का व्यापक और मौलिक साहित्य है। शब्द संपदा और साहित्य भंडार भी अत्यंत समृद्ध है। वह विचार विनिमय का सरल माध्यम है। उच्चतर अध्ययन की इस भाषा में भारतीय संस्कृति या मूल्यों का प्रतिबिंबित है। अतः हिंदी भाषा की इन सारी महत्वपूर्ण विशेषताओं को मद्देनजर रखते हुए गुजरात प्रांत की प्राथमिक पाठशालाओं में कक्षा 4 द्वितीय सत्र से हिंदी सिखाने का प्रारंभ होता है। હવે જો અહીંયાથી એક પ્રશ્ન આપણને પૂછાઈ શકે કે गुजरात प्रांत की प्राथमिक पाठशालाओं में कौन सी कक्षा से हिंदी सिखाना शुरू या प्रारंभ किया जाता है? तो एना आंसर में आवशे कक्षा 4 द्वितीय सत्र, जो कक्षा 8 तक सिखाना तय किया गया है। अतएव कक्षा 5 से 8 के हिंदी अभ्यासक्रम के स्वरूप को समझाना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं कि उनके उद्देश्य, तो आप मतलब समझ ही गए होंगे कि उनके उद्देश्य क्या होते हैं। और आगे जो हम लोग हिंदी में वो पूरा का पूरा चैप्टर है वो समझने वाले हैं, तो उसके अंदर आ ही जाएगा। अब देखते हैं 1.3 विषय वस्तु। उसके अंदर है 1.3.1 अभ्यासक्रम का अर्थ। ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभ्यासक्रम का अर्थ कई बार 1 मार्क 2 मार्क पे पूछा गया है, तो ध्यान से सीखेंगे हम कि शिक्षा एक सौदेश्य प्रक्रिया है। सौदेश्य मतलब कि उद्देश्यवाड़ी, बराबर। इसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य है। सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा में अभ्यासक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अभ्यासक्रम छात्रों की क्षमता विकास का न केवल मार्ग निर्धारित करता है, अपितु उसके मानक भी निर्धारित करता है। यद्यपि अभ्यासक्रम एक व्यापक और दीर्घसूत्री संकल्पना है। अभ्यासक्रम है वो कैसी? तो कि अभ्यासक्रम एक व्यापक और दीर्घसूत्री संकल्पना है, जबकि वही अभ्यासक्रम कक्षाध्यापन के लिए कक्षा व्यवहार में प्रयोजित होता है, तब वह पाठ्यक्रम का स्वरूप धारण करता है। प्रस्तुत अध्ययन में कक्षा 5 से 8 के अभ्यासक्रम के स्वरूप को समझने के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। तब हमें गुजरात राज्य में हिंदी भाषा का स्थान तथा छात्र की शब्द संपदा एवं भाषानुभव को ध्यान में रखना होगा।
क्योंकि अभ्यासक्रम तभी निर्धारित क्षमता सिद्धि में सहायक होगा जब उसका स्वरूप उक्त दोनों तत्वों को लक्ष्य में रखकर संचित किया गया होगा। अब हम कक्षा 5 से 8 के हिंदी भाषा के अभ्यासक्रम के स्वरूप को समझेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले हैं कि अभ्यासक्रम का स्वरूप, ठीक है, अभ्यासक्रम का स्वरूप कैसा है। यहाँ से हम लोग को 1 मार्क में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अभ्यासक्रम का स्वरूप कैसा है, यानी कि उसके 2 स्वरूप है, बाह्य स्वरूप और दूसरा है आंतरिक स्वरूप। तो देखते हैं कि किसी भी विषय वस्तु या प्रक्रिया का स्वरूप समझने को के प्रमुख 2 आधार है। इनमें से एक आधार है उसका बाह्य स्वरूप तथा दूसरा आधार है उसका आंतरिक स्वरूप। अभ्यासक्रम के स्वरूप को समझने के लिए आरंभ में हिंदी कक्षा 5 से 8 के अभ्यासक्रम के बाह्य स्वरूप का परिचय प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात अभ्यासक्रम के आंतरिक स्वरूप को समझेंगे। अभी हम देखते हैं कि अभ्यासक्रम का बाह्य स्वरूप। અભ્યાસક્રમ પૂર્વ નિર્ધારિત શૈક્ષણિક અનુભવો કા સમુચ્ચય है। એટલે કે અહીંયા શું કામ માંગે છે તો કે અભ્યાસક્રમ છે પૂર્વ નિર્ધારિત શૈક્ષણિક અનુભવોનો એક સમુચ્ચય છે, એક જૂથ છે, એક समूह છે, बराबर। इसलिए इस समुच्चय को समझने के लिए हमें अभ्यासक्रम के बाह्य स्वरूप को जांचना परखना होगा। अभ्यासक्रम के बाह्य स्वरूप को समझने के लिए हमें भाषा के प्रमुख उद्देश्य और हिंदी कक्षा 5 से 8 की अध्ययन निष्पत्तियों को समझना है। इसलिए प्रथमतः भाषा के प्रमुख उद्देश्य को समझते हैं। अभी देखते हैं भाषा के प्रमुख उद्देश्य। तो भाषा के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? 5 है। ये तो हम सभी को पता है, क्योंकि हम लोग को ना FI में गुजराती में ऐसा आया था, याद है आप सभी को? FI में जब हम लोग थे तभी हम लोग को आया था कि गुजराती में कि भाषाना प्रमुख उद्देश्य गुजराती में आयु तो। अभी देखते हैं हिंदी में ही। पहला है अर्थग्रहण, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा सृजनात्मकता, चौथा व्यवहारिक उपयोजन और 5वां है तार्किक चिंतन। यहाँ भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये जो क्वेश्चन है हमारे लिए के मोस्ट IMP क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है वो हमारे लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है। मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि या तो इसमें से जैसे कि पूछा जाता है कि अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति में तफावत क्या है, यानी कि भेद क्या है। ऐसे भी पूछा जाता है, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि भाषा के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए 3 मार्क में। ऐसे भी पूछा जाता है कि अर्थग्रहण को समझाइए 2 मार्क में। अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता, वैसे ही 5 के 5 को 2-2 या 3 मार्क में तो एक नहीं पूछते हैं, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन ही पूछ देते हैं कि भाषा के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। इसलिए मैं आपको यहाँ पे विनती करूंगी कि आप ध्यान से जो ये प्रमुख उद्देश्य है उनको समझे, ठीक है। अभी देखते हैं कि सुनकर, देखकर या पढ़कर अनुभूति के माध्यम से व्यक्त मनोभावों का बोधन करना ही अर्थग्रहण है। હવે જો અહીંયા શું કીધું છે? સુનકર સાંભળીને, દેખકર જોઈને, પઢકર એટલે કે વાંચીને કે પછી અનુભૂતિના માધ્યમથી જે મનોભાવો વ્યક્ત થાય છે તેને આપણે અર્થગ્રહણ કહીએ છીએ। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। 1 मार्क में प्रश्न पूछाई शके कि भाषा खाली जग्याનું माध्यम છે, तो શું આવશે એમાં? अभिव्यक्ति। जो अभिव्यक्त होता है वह अभिव्यक्ति करने वाले के मनोजगत में रहे विचार, अवधारणा, संवेदनाएं, ज्ञान तथा अनुभव है। હવે मतलब કે જો હું અત્યારે હું નહીં પણ આપણે કોઈ પણ વાતો કરીએ, કોઈ પણ વ્યક્તિ વાતો કરતું હોય તો એનો મતલબ શું હોય તો કે એની મનની અંદર રહેલ मनोजगत में रहे विचार, अवधारणा, संवेदना, ज्ञान तथा अनुभव छे ए व्यक्त करे छे। એટલે તો એમ કહેવાય છે ને કે ગમે તે વ્યક્તિની વાતો ઉપરથી આપણે એને આરામથી છે ઈ માપી શકીએ છીએ, બરાબર, કે એની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે એના મનની અંદર। इनका सही तथा सार्थक अर्थ करना, उनके भीतर रहे लक्ष्यार्थ को प्राप्त करना अर्थग्रहण है। अर्थग्रहण से व्यक्ति की सोच विकसित होती है। હવે જો અર્થગ્રહણથી શું છે તો કે વ્યક્તિની સોચ, વિચાર છે, બરાબર, એની જે દ્રષ્ટિ છે એ શું છે તો કે વિકસિત થતી હોય છે। अर्थग्रहण क्षमता को विकसित करने के लिए कक्षानुसार अध्यापन सामग्री तथा अध्येता के अनुकूल भाषा प्रयोग आवश्यक है। अर्थग्रहण ही भाषा शिक्षा
सीढ़ी का प्रथम सोपान है। હવે બીજું જે છે એ છે અભિવ્યક્તિ। तो दूसरा देखते हैं कि अभिव्यक्ति में क्या है। विचारों, अनुभवों, भावों, आवश्यकताओं और इच्छाओं का मौखिक, लिखित या सांकेतिक रूप से व्यक्त करना अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति के दो स्वरूप है, मौखिक अभिव्यक्ति और लेखित अभिव्यक्ति। आ तो आपने बधाने खबर ज छे कि मौखिक अभिव्यक्ति और लेखित अभिव्यक्ति एना बे प्रकार छे। मौखिक अभिव्यक्ति अंतर्गत वक्तव्य, संवाद, प्रश्नोत्तर आदि का समावेश होता है, जबकि लिखित अभिव्यक्ति में निबंध लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, रिपोर्टाज आदि समाविष्ट है। अभिव्यक्ति जीवन का अविभाज्य अंग है। अभिव्यक्ति वो है क्या? जीवन का अविभाज्य अंग है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपनी संवेदना, विचार या स्थिति को अभिव्यक्त कर सकता है। अतएव भाषा के उपादानों का सार्थक प्रयोग कर पाना अनिवार्य है। तीसरा जो है वह है सृजनात्मकता। ठीक है, अभी देखते हैं सृजनात्मकता में क्या है। तो सृजनात्मकता का अर्थ है परंपरागत अभिव्यक्ति प्रणाली को त्याग कर अपनी मौलिक अभिव्यक्ति प्रणाली को प्रतिष्ठित करना। भाषा હવે જુઓ અહીંયા શું કહેવામાં આવ્યું છે તો કે પરંપરાગત રીતે જે પણ કાંઈ ચાલ્યું આવે છે, જે પ્રણાલી ચાલી આવે છે એનો ત્યાગ કરી, એને છોડી અને પોતાની એમાં મૌલિક અભિવ્યક્તિ, મૌલિક પ્રણાલીને પ્રતિપાદિત કરવી કે પ્રતિષ્ઠિત કરવી, તો એને શું કહેવાય તો કે સર્જનાત્મકતા। કાંઈક નવું કરવું એને આપણે શું કહેશું? સર્જનાત્મકતા। बराबर। भाषा शिक्षण का जहाँ तक संबंध है वहाँ भाषा के नावीन्यपूर्ण और कलात्मक प्रयोग के द्वारा अपने भावों की मौलिक अभिव्यक्ति सृजनात्मकता है। હવે જુઓ અહીંયા આ જે સર્જનાત્મકતાની ફરીથી જે વ્યાખ્યા આપવામાં આવેલી છે એ ભાષા શિક્ષણના સંદર્ભમાં આપેલી છે કે ભાષા શિક્ષણના સંદર્ભમાં સર્જનાત્મકતા કેને કહેવામાં આવે છે તો કે ભાષાનો નવીન રીતે ઉપયોગ કરવો, કલાત્મક રીતે ભાષાનો ઉપયોગ કરવો અને પોતાના ભાવો છે તેને મૌલિક રીતે અભિવ્યક્ત કરવા। બરાબર, એને શું કહેવામાં આવે છે તો કે સર્જનાત્મકતા। ફરીથી આપણે જોઈએ તો કે भाषा शिक्षण का जहाँ तक संबंध है वहाँ भाषा के नावीन्यपूर्ण એટલે કે नवीनताથી और कलात्मक रीते प्रयोग के द्वारा अपने भावों को मौलिक अभिव्यक्ति करना उसे सृजनात्मकता कहा जाता है। इस उद्देश्य के विकसित होने पर व्यक्ति भाषा की वैविध्यपूर्ण विधियों में अपने भावों और विचारों को चिरस्थायी बना सकता है और अपने जीवन को भी उन्नत बना सकता है। साथ ही भाषा का भी विकास एवं सर्जन होता है। अब हम देखते हैं चौथा, व्यवहारिक उपयोजन। अनुभूति, अर्जित माहिती और ज्ञान समझ का व्यवहार में प्रयोग व्यवहारिक उपयोजन है। हाँ, व्यावहारिक उपयोजन केने कहेवामां आव्युं छे तो के जे आपणने अनुभूति थई छे, आपणे जे माहिती अने ज्ञान छे ए अर्जित कर्युं छे એટલે કે જે આપણે ગ્રહણ કર્યું છે, બરાબર, અને જે એનો આપણે સમજથી, બરાબર, એકદમ આમ સમજપૂર્વકથી વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરીએ તો એને શું કહેવાય તો કે વ્યવહારિક उपयोजन। એટલે કે એની અંદર ઉપરના જે આપણે ત્રણે મુદ્દા છે એનો સમાવેશ થઈ જાય, અર્થગ્રહણ, अभिव्यक्ति और सर्जनात्मकता। आ त्रणेनो आपणे योग्य रीते व्यवहार में उपयोग करिए तो एने शुं कहीशुं तो के व्यावहारिक उपयोजन। भाषा को सही ढंग और प्रभावी रूप से रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करना ही भाषा का व्यवहारिक उपयोजन है। छात्र भाषिक तत्वों की पहचान और परख द्वारा भाषा को हस्तगत कर अपने विचारों और भावों का प्रयोग करे, यही आवश्यक है। भाषा प्रकृतितः संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण के लिए अनिवार्य है भाषा का सार्थक उपयोग। भाषा अलंकार की सामग्री नहीं है, भाषा व्यवहार की सामग्री है। अतः भाषा में व्यवहारिक उपयोजन का महत्व है। હવે જુઓ અહીંયા હું તમને ખાલી એક ટીપ આપવા માંગીશ કે આ હિન્દી છે એકદમ આમ તમે કહો કે ઔપચારિક હિન્દી ટાઈપ આપેલું છે, બરાબર, અને આમ અનૌપચારિક ટાઈપ પણ છે, પણ થોડુંક આપણને એમ લાગે કે ના આ હિન્દી છે ને એ સમજવામાં આમ આખું વાક્ય વાંચી લે ને તો આગળથી ફરી પાછું એકવાર વાંચવું પડે, બરાબર, એટલા માટે હું તમને ભેગું ભેગું ગુજરાતીમાં સાર કહેતી જાઉં છું। અને આમ તો આ એટલા ઇઝી પ્રશ્ન છે કે આપણે એફઆઈમાં પણ કેટલા બધા
કોર્સની અંદર આપણે આ વ્યવહારિક ઉપયોજન ને તાર્કિક ચિંતનને ભણી જ ગયા છીએ. ફરીથી આપણે હિન્દીમાં પણ આવ્યું છે અને મને એવું યાદ છે કે આપણે ગુજરાતીમાં પણ આ પાછું આવે છે. બરાબર, તો એટલા માટે હું તમને કહું કે અહીંયા હું બહુ ડીપલી નથી સમજાવવા માંગતી, કારણ કે પછી એ બોરિંગ થઈ જાય અને વિડીયો ખાલી ખોટો લાંબો થઈ જાય. बराबर, હવે આપણે જોઈએ तार्किक चिंतन. किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है. શું છે ફરીથી જોઈએ કે किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, પહેલા શું કરવાનું તો કે વિચારવાનું, પછી એનું ચિંતન કરવાનું અને मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना ही तार्किक चिंतन कहलाता है. बराबर, કે પોતાને જે આપણે વિચારીએ છીએ, બરાબર, અને જે આપણે સૌથી પહેલા શું કરવાનું તો કે તર્કપૂર્ણ વિચારવાનું, પછી એનું ચિંતન કરવાનું, પછી એનું મનન કરવાનું અને પછી પોતાની વાત છે એને પ્રગટ કરવાની, એને તાર્किक चिंतन કહેવામાં આવે છે. यह किसी भी व्यक्ति की सोच या विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है. केवी प्रक्रिया है तो क्या मानसिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक अभिगम आधारित है. तार्किक चिंतन यह मुक्त चिंतन है. तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरने वाली किसी भी प्रस्तुति का तार्किक चिंतन करने वाले स्वीकार नहीं करते. तार्किक चिंतन के उपकरणों में पृथक्करण, संश्लेषण, तुलना, साम्य, वैषम्य तथा प्रमाण प्रमाण को लिया जा सकता है. जब अध्येता किसी भी प्रस्तुति का इनमें किसी उपकरण का प्रयोग कर मूल्यांकन करते हैं तब तार्किक चिंतन होता है. अनुभव अभिव्यक्ति का रूप तब धारण करती है जब व्यक्ति के अनुभव को तार्किक रूप से ग्रहण किया जाता है. अनुभव अनुभूति का रूप तब धारण करती है जब अनुभव के विषय में तार्किक चिंतन हुआ है. शिक्षा अनुभव प्रदान करती है तथा अध्येता का तार्किक चिंतन अनुभव को अनुभूति में तब्दील करता है. હવે આગળ આપણે જોઈએ. હા ગાઈસ, જો અહીંયા આપણને આપેલું છે અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ. अध्ययन निष्पत्ति है सौथी पहला 5मा आपेली है, कक्षा 5 की है, फिर कक्षा 6 की आएगी, फिर कक्षा ये 7 की आई है और ये कक्षा 8 की है. यहाँ पे मैं थोड़ा आपको कहना चाहूँगी कि ये मैंने कुछ लिया नहीं है, वो आप अपने आप से रीड कर लेना, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं मोस्ट टाइम क्वेश्चन, अभ्यासक्रम का आंतरिक स्वरूप. अब हम अभ्यासक्रम के आंतरिक स्वरूप को समझेंगे. जैसे शरीर और आत्मा एक होने के बावजूद भिन्न रूप से देखे और समझे जाते हैं, उसी प्रकार अभ्यासक्रम के बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप के संबंध को समझा जा सकता है. अभ्यासक्रम का बाह्य स्वरूप शरीर और आंतरिक स्वरूप उसकी आत्मा है. 1 मार्क में ये क्वेश्चन मुझे याद है, एक पेपर में हम लोग को पूछा गया था कि अभ्यासक्रम का बाह्य स्वरूप डैश और आंतरिक स्वरूप डैश है, तो उसमें आएगा शरीर और आत्मा. कक्षा 5 से 8 की हिंदी के अभ्यासक्रम का स्वरूप त्रिपरिमाण है. ये त्रिपरिमाण इस प्रकार है. સૌથી પહેલું છે એ છે અધ્યયન નિષ્પત્તિ में उत्कृष्ट गुणवत्ता प्राप्त करना. જો આ તમારા માટે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, કારણ કે આ ઘણી બધી વાર છે એ પૂછાતું હોય છે કે અભ્યાસક્રમનું ત્રિપરિમાણીય સ્વરૂપ છે એ સમજાવો. તો એની અંદર આવશે કે સૌથી પહેલું જે છે એ છે અધ્યયન નિષ્પત્તિ में उत्कृष्ट गुणवत्ता प्राप्त करना. બીજું છે અધ્યયન નિષ્પત્તિ की विकासात्मक श्रृंखला समझना અને ત્રીજું છે मानवीय मूल्यों को उजागर करना. ફરીથી જોઈએ કે उत्कृष्ट गुणवत्ता प्राप्त करना, विकासात्मक श्रृंखला समझना और मानवीय मूल्यों को उजागर करना. ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहला जो है वो अध्ययन निष्पत्ति में उत्कृष्ट गुणवत्ता प्राप्त करना. अध्ययन निष्पत्ति को अंग्रेजी में लर्निंग आउटकम कहते हैं. શું કહેવાય इंग्लिश में तो लर्निंग आउटकम. वह अभ्यासक्रम का अंगभूत घटक है. अध्येता की अध्ययन निष्पत्ति को अभिवृद्ध करना शिक्षक का परम दायित्व है, क्योंकि अध्ययन निष्पत्ति ही सर्वांगी विकास की नींव है. अध्ययन निष्पत्ति संबंधित 2 शब्दों का सही अर्थबोध करना अनिवार्य है, अपेक्षित अध्ययन निष्पत्ति और वास्तविक अध्ययन निष्पत्ति. હવે જો અપેક્ષિત એટલે શું? એક્સપેક્ટેડ,
અને વાસ્તવિક એટલે एक्चुअल। હવે હું એવું જો આ બેને આપણી ભાષામાં હું તમને ખાલી સમજાવી દઉં કે અપેક્ષિત અધ્યયન નિષ્પત્તિ એટલે શું, તો કે હું આ વિડીયો બનાવી રહી છું, આ વિડીયો બનાવી લીધા પછી હું એવી તમારી પાસે આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયો છે સંપૂર્ણ સમજાઈ ગયો હશે, બરાબર। હવે જ્યારે આપણે વર્ગખંડની વાત લઈએ તો કે જ્યારે શિક્ષક છે એ કોઈ પણ એક વર્ગની અંદર એક લેક્ચર લે છે, માની લો કે એને ગણિતનો લેક્ચર લીધો તો એને ભાગુ સભાની આખી મેથડ છે સમજાવી દીધી, એટલે એ વિચારશે શું, એની પાસે વિદ્યાર્થીઓ પાસે શું અપેક્ષા રાખશે, તો કે એ લોકોને ભાગુ સભાનું એકદમ પ્રોપરલી જે રીતે શિક્ષક સમજાવવા માંગે છે એ રીતે એ લોકોને સમજાઈ ગયું છે। પરંતુ જે વાસ્તવિક લર્નિંગ આઉટકમ એટલે કે વાસ્તવિક અધ્યયન નિષ્પત્તિ એ કંઈક અલગ પણ હોઈ શકે। માની લ્યો કે વિદ્યાર્થીઓને ભાગુ સ બાની જગ્યાએ ભાગુ અને સદ સમજાણું છે, બાનું જે છે લે છે એ નથી સમજાણું, તો એ શું થયું કહેવાય, તો કે વાસ્તવિકતા થઈ કહેવાય, बराबर। હવે આપણે જોઈએ તો કે अपेक्षित अध्ययन निष्पत्ति का सरल अर्थ है अध्ययन दौरान अध्येता की विषय वस्तु की 100% समझना, એટલે કે 100% જે શિક્ષક છે સમજાવવા માંગે છે એ વિદ્યાર્થી સમજી ગયું છે। अध्ययन कौशल्यों का 100% अर्जन, संक्षिप्त में विषय वस्तु एवं कौशल्यों पर संपूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करना ही अपेक्षित अध्ययन निष्पत्ति है। संपूर्ण प्रभुत्व, अपेक्षित अध्ययन निष्पत्ति एक प्रकार का अंतिम लक्ष्य है किंतु यह आदर्श है, बराबर। अंतिम लक्ष्य तो है परंतु आ शू छे, एक आदर्श ज छे। હવે જ્યારે વાસ્તવિક અધ્યયન નિષ્પત્તિ શું છે, તો કે वास्तविक अध्ययन निष्पत्ति का अर्थ यही है कि अध्येता ने वास्तव में अध्ययन के दौरान प्राप्त की हुई सिद्धियां, दूसरे शब्द में अध्येता की अध्ययन के दौरान विषय वस्तु समझने की वास्तविक सिद्धि और अध्ययन कौशल्यों की वास्तविक संप्राप्ति, એટલે કે જુઓ શું કીધું, તો કે જે આ વાસ્તવિક અધ્યયન નિષ્પત્તિ છે એ કંઈક એવું છે જે વાસ્તવમાં અધ્યેતાએ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે અધ્યયન સમયે। આગળ છે કે दूसरे शब्दों में अध्येता की अध्ययन के दौरान विषय वस्तु समझ की वास्तविक सिद्धि तथा अध्ययन कौशल्य में वास्तविक संप्राप्ति, यह निष्पत्ति ही अध्यापक के अध्ययन की प्रभावात्मक का प्रमाण है। इसे गुणवत्ता स्तर या कक्षा भी कहा जाता है। शू कहवामां आवे तो कि गुणवत्ता स्तर के कक्षा भी कहा जाता है। अध्ययन निष्पत्ति के 3 स्वर स्वीकार्य किए गए हैं। हवे जो अध्ययन निष्पत्ति छे एना 3 प्रकार छे। સૌથી પહેલો જે પ્રકાર છે એ છે ઉત્કૃષ્ટ ગુણવત્તા, બીજું છે મધ્યમ ગુણવત્તા અને ત્રીજું છે કનિષ્ઠ ગુણવત્તા। આમાં જોઈએ તો કે यदि अपेक्षित अध्ययन निष्पत्ति अंक तथा वास्तविक अध्ययन निष्पत्ति अंक में अंतराल न हो तो उसे उत्कृष्ट, एનું જે સૂત્ર છે એ છે કે अपेक्षित अध्ययन निष्पत्ति माइनस वास्तविक अध्ययन निष्पत्ति इज इक्वल टू શું આવે તો કે 0। હવે છે मध्यम गुणवत्ता, तो कि अपेक्षित अध्ययन निष्पत्ति अंक और वास्तविक अध्ययन निष्पत्ति अंक के बीच के अंतराल कम हो तो उसे मध्यम कहा जाता है। હવે જો ઉત્કૃષ્ટમાં શું છે, અપેક્ષિત માઇનસ વાસ્તવિક ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0। પછી મધ્યમ શું છે, તો કે અપેક્ષિત માઇનસ વાસ્તવિક પરંતુ જે એનો આંક આવે છે એ થોડો ઓછો, અંતરાલ જે છે એ ઓછો હોય છે। જ્યારે कनिष्ठ गुणवत्ता જોઈએ તો કે अपेक्षित अध्ययन निष्पत्ति अंक और वास्तविक अध्ययन निष्पत्ति अंक के बीच का अंतराल अधिक हो तो उसे कनिष्ठ गुणवत्ता कहा जाता है। हमें उत्कृष्ट गुणवत्ता प्राप्त करनी है, यह हमारा अपेक्षित लक्ष्य है। अतः आज संपूर्ण शिक्षण प्रणाली એટલે કે अधिगम प्रणाली अध्ययन निष्पत्ति को केंद्र में रखकर अपनी योजनाएं तैयार कर रही है। तब अध्ययन निष्पत्तियों में अध्येता कैसे उत्कृष्ट गुणवत्ता प्राप्त करे तत् विषय में सोचना होगा। હવે આપણો જે લક્ષ્ય અને આદર્શ છે એ શું છે, તો કે ઉત્કૃષ્ટ ગુણવત્તા પ્રાપ્ત કરાવવી વિદ્યાર્થીઓને, બરાબર। તો એના બારામાં જ અત્યારના જે નિષ્ણાંતો છે, બરાબર, એના બારામાં જ અત્યારે વિચારી રહ્યા છે અને એ જ માર્ગની અંદર છે પોતાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે। આગળ છે કે उत्कृष्ट गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए अध्ययन निष्पत्ति को समझना, अध्ययन निष्पत्ति विषयक अध्ययन अनुभव प्रदान करना एवं अध्ययन निष्पत्ति विषयक मूल्यांकन करना जरूरी है। आइए इन सोपानों को क्रमशः समझते हैं। સૌથી પહેલું જે આપણે જોવાના છીએ એ છે કે અધ્યયન નિષ્પત્તિ કો સમજના।
हर एक अध्ययन निष्पत्ति की एक निश्चित सीमा होती है, जैसे छात्र वर्णों का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन कर सकेंगे। इस अध्ययन निष्पत्ति में छात्र वर्णों का ही शुद्ध उच्चारण एवं लेखन कर सके इतनी ही अपेक्षा रखी गई है। वाक्य का उच्चारण एवं लेखन की अपेक्षा नहीं है। હવે જો અહીંયા સરસ ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવવામાં આવેલું છે કે છાત્ર છે એ શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરશે, પણ કેનું? તો કે વર્ણોનું। એટલે અહીંયા આપણે વાક્યનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરી શકશે એ આપણે અહીંયા કહી શકીએ નહીં, પરંતુ આપણે અહીંયા અપેક્ષા કેની રાખવાની છે? ફક્ત ને ફક્ત વર્ણની। એના પછીનું છે કે હરેક અધ્યયન નિષ્પત્તિ में दो बात समाविष्ट है। पहलू है विषय वस्तु એટલે કે कंटेन અને બીજું છે निष्पत्ति या फलश्रुति आउटकम्स। वर्णों का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन कर सकेंगे। इस अध्ययन निष्पत्ति में विषय वस्तु के रूप में है, जबकि वर्णों का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन कर सकेंगे यह निष्पत्ति है। आ इजी है એટલે મારે તમને સમજાવવાની જરૂર નથી, રાઈટ। હવે આપણે જોઈએ तो કે અધ્યયન નિષ્પત્તિ વિષયક અધ્યયન અનુભવ પ્રદાન करना। હવે અનુભવ આપણે એને જોડે જોડે આપશું। इस सोपान को हम शिक्षण प्रणाली प्रक्रिया कहेंगे। शिक्षण प्रक्रिया में अनुभव किस तरह प्रदान करेंगे, कौन कौन सी पद्धति प्रयुक्ति का प्रयोग करेंगे, कौन कौन से शैक्षणिक सामग्री या संदर्भ स्रोत का उपयोग करेंगे, कक्षा कक्ष में अध्ययन अध्यापन दौरान एक शिक्षक के रूप में कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इन सभी मुद्दों को मद्देनजर रखकर शिक्षक अनुभव प्रदान करते हैं। इन सारे मुद्दों के संदर्भ में विवरण प्रस्तुत है। એટલે કે આના પરથી કહી શકાય કે हर एक इकाई में समाविष्ट अध्ययन निष्पत्तियों को मद्देनजर रखकर विषय वस्तु का चयन करें। जैसे कि छात्र शब्दकोश का उपयोग कर सकेंगे, अध्ययन निष्पत्ति है। इस अध्ययन निष्पत्ति में शब्दकोश कथा वस्तु और उपयोग कर सकेंगे निष्पत्ति है। अतः शब्दकोश विषय वस्तु में वर्णमाला क्रम, शब्दकोश क्रम, संयुक्ताक्षर क्रम, संक्षिप्त सूची का समावेश होता है। शिक्षक के रूप में विषय वस्तु में समाविष्ट मुद्दों के संदर्भ में अनुभव प्रदान करना चाहिए ताकि अपेक्षा स्तर की निष्पत्ति प्राप्त हो सके। शिक्षक प्रणाली की एक विधि है प्रवृत्ति के द्वारा शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बराबर। इस विधि में अनुभव, चिंतन, उपयोजन और निष्कर्ष सोपान समाविष्ट है। इन सोपानों के संदर्भ में क्रमशः अनुभव प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है छात्र खुलकर अपने विचार को पेश कर सके, छात्र छात्र के बीच चर्चा हो सके, छात्रों को सोचने का अवसर मिले और खुद संदर्भ स्रोत का उपयोग करे, वह स्व अध्ययन भी कर सके, ऐसा ज्यादातर अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट है अध्ययन प्रक्रिया दौरान शिक्षक हिंदी भाषा में व्यवहार करे एवं छात्र भी हिंदी में ही अपने विचार प्रकट करे, ऐसा करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है असरकारक शिक्षण प्रणाली के लिए उचित दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। वाद विवाद, नाट्यकरण, प्रकल्प यानी कि प्रोजेक्ट, रोल प्ले, संवाद जैसे शिक्षण के प्रमुख तरीके एवं प्रश्न मंच, चित्र वर्णन, प्रसंग वर्णन, अंताक्षरी, समूह चर्चा जैसी गतिविधियों का उपयोग करके अनुभव प्रदान करना जरूरी है। शिक्षण कार्य दौरान अन्य विषयों के साथ भी अनुबंध करना अनुभव प्रदान करे। अतः किसी भी अध्ययन निष्पत्ति में छात्र उत्कृष्ट सिद्धि करे, इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। इन शॉर्ट आख्या मुद्दाમાં આપણને ફક્ત એટલું જ સમજાવવામાં આવ્યું છે કે એક શિક્ષક તરીકે આપણે અધ્યયન અનુભવો કઈ રીતે એ લોકોને પૂરા પાડશું। नेक्स्ट है अध्ययन निष्पत्ति विषयक मूल्यांकन। सतत एवं सर्वग्राही मूल्यांकन में छात्रों की प्रगति को जांचने के साथ साथ छात्र की प्रगति में आने वाले अवरोध को जानकर उसे विभिन्न तरीकों से सीमित करने की प्रगति की ओर अग्रसर करने का है। मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षा के अनुभव दौरान विभिन्न प्रवृत्तियों में छात्रों की सक्रियता और जांचकर छात्रों ने किए हुए कार्यों को जांचकर विषय वस्तु के संदर्भ में कसौटियां लेकर हो सकती है। निर्धारित अध्ययन उपलब्धियों में संदर्भ में सतत आकलन करने सीखने वाले एवं
न सीखने वाले बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जैसे कि विफल के लिए चौकड़ी यानी कि क्रॉस, अंशतः सफल के लिए क्वेश्चन मार्क प्रश्नार्थ चिन्ह और सफल के लिए राइट। साचानी निशानी का चिन्ह निर्धारित रिकॉर्ड में करना चाहिए। तार्किक चिंतन, सृजनात्मकता एवं व्यावहारिक उपयोजन, सदेश्य आधारित अध्ययन निष्पत्ति के आंकलन हेतु शिक्षक छात्रों के લિખિત કાર્યો की जांच करता है। હવે સૌથી પહેલા જો આપણને એમ કીધું કે આપણે જે મૂલ્યાંકન કરવાનું છે એ કઈ કઈ રીતે આપણે કરી શકીએ, તો કે આપણે એ લોકોને કંઈ હોમવર્ક આપ્યું હોય, કોઈ લોકો પ્રવૃત્તિ કરતા હોય કે આપણે જ્યારે ભણાવતા હોય, અધ્યયન કરાવતા હોય વિદ્યાર્થીઓને, બરાબર, એ સમયે આપણે એક તો મૂલ્યાંકન કરી શકીએ। મૂલ્યાંકન માટે એ લોકોએ આપણને ચોકડી, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન અને રાઈટની નિશાની આપેલી છે કે વિફલ માટે ચોકડી, અંશતઃ સફલ માટે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન અને સફલ માટે રાઈટની નિશાની। પછી તો કે अलग अलग तार्किक चिंतन, सृजनात्मकता एवं व्यावहारिक उपयोजन के उद्देश्य आधारित अध्ययन निष्पत्ति के आकलन हेतु शिक्षक छात्रों के लिखित कार्यों की जांच, लिखित होमवर्क जो આપણે દઈએ છીએ એની जांच પણ કરી અને મૂલ્યાંકન કરી શકે છે। इस हेतु भिन्न भिन्न परिस्थितियों का निर्माण करेगा तथा तदनुसार अध्येताओं की प्रतिक्रियाएं एकत्र कर उसका परीक्षण करेंगे। तत्पश्चात विभिन्न प्रवृत्ति के आकलन के आधार पर भी हम लोग जो है वो उनकी प्रगति है उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन का एकमात्र उद्देश्य अध्ययन निष्पत्ति में सिद्धि प्राप्त करना ही नहीं, अपितु कम सिद्धि प्राप्त करने वाले उनके भाषा कौशल्यों की प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए सुधारणात्मक कदम उठाने का है। એટલે કે આપણે જે સુધારણાત્મક કાર્ય કરીએ છીએ એ વાળું, બરાબર, ઉપચારાત્મક કાર્ય જે આપણે કરીએ છીએ એની વાત અહીંયા કરેલી છે કે મૂલ્યાંકન એટલે ફક્ત આપણે જે શીખવાડી દીધું એ વિદ્યાર્થીને આવડી ગયું કે નહીં, અધ્યયન નિષ્પત્તિ છે એની અંદર એને અપેક્ષિત લક્ષ્યાંક પ્રાપ્ત થઈ ગયા કે નહીં એટલું જ નહીં, પરંતુ જે બાળકો છે એને હજી એ નીચા છે, જેને એટલું બધું હજી ફાવ્યું નથી, એમની પણ જે ભાષા કૌશલ્ય છે એની અંદર સુધારાત્મક કાર્ય કરવાનું, બરાબર। नेक्स्ट है कि हमारा लक्ष्य है लो अचीविंग लर्नर्स आर कन्वर्टेड इनटू हाई अचीविंग लर्नर्स, अर्थात निम्न सिद्धि प्राप्त करने वाले छात्रों को विशेष अनुभव प्रदान करके उच्च सिद्धि तक पहुंचाना। એટલે કે જે છાત્રો છે એ નીચા લેવલમાં છે, જે હજુ રેન્કર્સમાં નથી આવ્યા, રેન્કર એટલે પેલો બીજો ત્રીજો નંબરની વાત અહીંયા નથી થતી, બરાબર, પણ જેમની સિદ્ધિ, જે અર્થગ્રહણ કરવાની જે એમની ક્ષમતા છે એ હજી નીચે છે, તેમને આપણે વધારે ને વધારે અનુભવો આપી અને એમને હાઈ અચીવિંગ એટલે કે ઉચ્ચ સિદ્ધિ तक पहुंचाना है। तो आइए इस बात को हम उदाहरण के साथ समझते। ओके, હવે જે છે ઉદાહરણ એ અધ્યયન નિષ્પત્તિ, પછી એનું સ્પષ્ટીકરણ છે, એના પછી અધ્યયન નિષ્પત્તિની જે પ્રક્રિયા આપેલી છે। નેક્સ્ટ જે છે ગાઈઝ એ ઉચ્ચારણ ને મૂલ્યાંકન ને એ રીતનું આખું છે। અહીંયા હું તમને ખાલી એટલું કહેવા માંગીશ કે અધ્યયન નિષ્પત્તિ ક્યાં હે એવો પ્રશ્ન ઘણીવાર પૂછાતો હોય છે એક્ઝામમાં, બરાબર, બાકી એટલો બધો છે એ પૂછાતા નથી પ્રશ્ન। હું જે તમને અહીંયા પ્રશ્ન કહું છું એ આગલા જૂના પેપર્સના અમુક જે પ્રશ્ન મને યાદ હોય છે એ કહેતી જાઉં છું, એટલે એવું 100% ના કહી શકાય કે હું કહું છું એ જ પ્રશ્ન પૂછાય, ઘણી બધી વાર અલગ પ્રશ્ન પણ પૂછાતા હોય છે। ઓકે, હવે આપણે જોઈએ યસ ધ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન, અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ की विकासात्मक श्रृंखलाएं। આ ક્વેશ્ચન છે એ તમારા માટે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે ગાઈઝ, કારણ કે બધી જ એક્ઝામ્સમાં મને યાદ છે 1 માર્કમાં 2 માર્કમાં કે સોરી 1 માર્કમાં નહીં 2 કે 3 માર્કમાં આ ક્વેશ્ચન પૂછાય જ છે। સો આ વધારે મોસ્ટ આઈએમપી છે એટલે પહેલા આપણે આને કવર કરી લઈએ। तो कि अभ्यासक्रम के आंतरिक स्वरूप का दूसरा परिमाण है अध्ययन निष्पत्ति की विकासात्मक श्रृंखला। यह अभ्यासक्रम के आंतरिक स्वरूप की मजबूत कड़ी है। शिक्षा छात्र के व्यवहारों में वांछित परिवर्तनों को लक्ष्य करती है, किंतु यह परिवर्तन कोई आकस्मिक अप्रत्याशित घटना नहीं है, बल्कि अनेक छोटे मोटे प्रयत्नों का परिणाम है। यह परिणाम तभी प्राप्त होता है जब अभ्यासक्रम में गुम्फित हर एक अध्ययन निष्पत्ति सुग्रथित अखंड श्रृंखला का रूप धारण करती है। એટલે કે
જે આપણે બાળકોની અંદર 100% અધ્યયન નિષ્પત્તિનું પરિણામ આપણને જે જોઈએ છે કે 100% એમને જે આપણી અધ્યયન નિષ્પત્તિ છે એમાં એ ખરા ઉતરે, તો એ કંઈ આમ ફટાફટ થઈ જાય કે જાદુની જેમ એ લોકોને ના આવડી જાય, પરંતુ એ નાના મોટા પ્રયત્નોનું પરિણામ છે. પછી બીજું એમ કીધું છે કે દરેકે દરેક નાની નાની જે અધ્યયન નિષ્પત્તિ છે એ એકબીજાની સાથે સુગ્રથિત રીતે જોડાયેલી છે અને અખંડ શૃંખલા રૂપ ધારણ કરે પછી વિકાસાત્મક શૃંખલા આ રીતે બને છે અને પછી આપણે જે છે એ અધ્યયન નિષ્પત્તિ કે જે પણ આપણે વિદ્યાર્થીમાં કે બાળકમાં પરિવર્તન જોઈએ છે એ આવી શકે છે. प्रस्तुत आगे જોઈએ કે प्रस्तुत बाह्य स्वरूप में निर्देशित अध्ययन निष्पत्तियों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि अध्ययन निष्पत्तियों की विकासात्मक श्रृंखला के रूप में है. इस तथ्यों को समझने के लिए उदाहरण प्रस्तुत है. હવે જુઓ અહીંયા જે એક ઉદાહરણ આપેલું છે, પછી ઉદાહરણ 2 પણ આપેલું છે અને ત્રીજું છે માનવીય મૂલ્યો કો ઉજાગર કરના. હવે આ જે બંને ઉદાહરણ છે એમાં સૌથી પહેલું આપણે ઉદાહરણ જોઈએ कि उदाहरण 1 वर्णों पर से शब्दों की रचना कर सकेंगे. शब्द पर से वाक्य बनेंगे. समान प्रास वाले शब्द बना सकेंगे. चित्र के आधार पर 8 से 10 वाक्य बोलेंगे एवं लिख सकेंगे. घटना का वर्णन कर सकेंगे. હવે જુઓ અહીંયા જે વાત કરેલી છે સૌથી પહેલા શું છે અધ્યયન નિષ્પત્તિ, તો કે વર્ણ છે બરાબર, વર્ણો પર છે શબ્દ એટલે કે ક ખ ગ ઘ ઉપરથી આખો એક શબ્દ બનાવી શકે. શબ્દ ઉપરથી વાક્ય, વાક્ય ઉપરથી એ લોકો સમાન પ્રાસ વાળા શબ્દો છે એની રચના કરી શકે, જેમ કે એપલ બેપલ બરાબર, તો આ ક્યાં થયા સમાન પ્રાસ વાળા શબ્દો. માન પાન ખાન પાન એ બધા સમાન પ્રાસ વાળા. પછી ચિત્રને આધારે 8 થી 10 વાક્ય બોલી પણ શકશે અને લખી પણ શકશે અને ઘટનાનું વર્ણન પણ કરી શકશે. તો તમે અહીંયા જોયું હશે, જુઓ 3 6 1 પછી 3 6 2 એ બધા એક પછી એક ડાયરેક્ટ એમ છે કે વર્ણ ઉપરથી ડાયરેક્ટ ચિત્રનું વર્ણ છે શબ્દ કી રચના બરાબર. પછી શું એમ છે કે ડાયરેક્ટ ઘટના વર્ણન કરી શકશે નહીં, પણ એક પછી એક જે છે સ્ટેપ્સ છે એ અહીંયા આપેલા છે અને એ છે એકબીજા સાથે એકદમ સુગ્રથિત રીતે જોડાયેલા છે. आगे છે कि निर्देशित अध्ययन निष्पत्तियों में सृजनात्मकता के विकास में जब से पहले वर्ण पर शब्द की रचना कर सकते हैं तत्पश्चात शब्द के आधार वाक्य समान प्रास वाला शब्दों आदि विकसित होने का અહીંયા જે આપણને ઉપર છે એ જ કહેવામાં આવેલું છે. ઓકે, હવે જે ઉદાહરણ 2 છે એ તમે સમજાઈ જ ગયું હશે કે એમાં કઈ રીતે આપેલું હોય, તો કે એક પછી એક જે અધ્યયન નિષ્પત્તિ છે એ એક અધ્યયન નિષ્પત્તિ છે એ ઉપલા અધ્યયનની નિષ્પત્તિ સાથે જોડાયેલી હોય બરાબર. હવે આપણે ત્રીજું જોવાનું છે માનવીય મૂલ્યો કો ઉજાગર કરના. शिक्षण का मूल उद्देश्य जीवन को बेहतर और उन्नत बनाने का है. व्यक्ति का जीवन बेहतर होगा तो समाज जीवन बेहतर होगा. यदि समाज जीवन बेहतर होगा तो राष्ट्र जीवन भी बेहतर होगा. जो व्यक्ति का जीवन बेहतर तो समाज का बेहतर तो राष्ट्र का जीवन भी बेहतर होगा. इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा होना आवश्यक है जो मानवीय मूल्यों को अध्येता का जीवन व्यवहार में मार्गदर्शन कर सके. पाठ्यक्रम में गुम्फित विषय वस्तु के जरिए भाषा कौशल्य विकास के साथ साथ मानवीय मूल्यों को भी उजागर करने का लक्ष्य भी है. अध्यापन दौरान इकाइयों के संदर्भ में मानवीय मूल्यों का उजागर करने के लिए अध्यापक को सबसे पहले मूल्यों को ढूंढना चाहिए. बराबर છે. હવે માનવીય મૂલ્યોને ઉજાગર તો કરવા છે, પણ એક શિક્ષક તરીકે આપણી ફરજ શું છે, તો કે સૌથી પહેલા માનવીય મૂલ્ય જે છે ઇકાઈમાં આપેલું એને ખોજો, એને જોવો બરાબર. આગળ છે કે मूल्यों को ढूंढ निकालने के लिए अध्यापक को निर्धारित इकाई को भली भांति समझना होगा. इकाई को भली भांति समझने का अर्थ है એટલે કે શું કીધું છે, તો કે માનવીય મૂલ્યો છે એને સમજવા માટે સૌથી પહેલા આપણે શું કરવું પડશે, તો કે ઇકાઈને સમજવી પડશે. આખી ઇકાઈ છે એને સમજવી પડે. એ સમજી લીધા પછી આપણે તો કે માનવીય મૂલ્ય છે એ પ્રકાશિત કરી શકીએ છીએ. હવે જુઓ અહીંયા જે રીતની વાત કરેલી છે કે ઇકાઈની અંદર આપણે मानवीय मूल्य છે ગોતવાના, પણ માનવીય મૂલ્ય ગોતવાનો અર્થ શું કીધેલો છે, તો કે इकाई के विषय वस्तु से परिचित होना. इकाईની અંદર જે વિષય વસ્તુ આપેલી છે એનાથી પરિચિત થવું.
बराबर। आ परिचित થવાનો મતલબ છે કે વિષય વસ્તુ में प्रस्तुत घटनाक्रम को समझना। विषय वस्तुની અંદર જે આખો એક ઘટનાક્રમ આપેલો છે બરાબર, એ ઘટનાક્રમને સમજવો। પછી શિક્ષક के पीछे रहे कार्य कारण संबंध को समझना। હવે જો ઘટનાની પાછળ જે પણ કઈ કાર્યકારણ સંબંધ આપેલો છે એ પણ સમજવો ખૂબ જરૂરી છે। એના પછીની જે વાત કરેલી છે એ છે કે પ્રમુખ પાત્ર જે છે બરાબર, તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે ઘણા બધા ચેપ્ટર્સની અંદર એવું હોય કે પ્રમુખ પાત્ર જે આપેલું હોય છે ને બરાબર, એની વિશેષતા ઉપર જ આખું ચેપ્ટર નિર્ધારિત થઈ ગયું હોય છે बराबर। तो अहिया जो बात करेली है कि प्रमुख पात्रों की विशेषता को समझना। एना पछीनी बात जे छे कि संवादों को समझकर उनमें वह मनोभाव को समझना। संवाद जे आपेलो होय छे पाठनी अंदर एने एकदम सरस रीते समझवानो। पछी छे कि विषय वस्तु के प्रमुख धारा को समझना। विषय वस्तु छे ए आखे आखू कई एक बाजू जाय छे, कया एक मेन धारा छे एनी अंदर जाय छे। तो कि अहींया जो हूँ तमने उदाहरण आपू कि घणा बधा विषय वस्तु एवा होय जेम के ईदगाह पाठ छे, तमने बधाने खबर ज छे। तो ईदगाह पाठ छे कई विषय वस्तु पर कई धारा पर जाय छे। तो कि एक नानु बाळक छे ते पोतानी अंदर रहेली एक कहे ने के मानवता, एनी अंदर केटली बधी मानवता ने केटलुं मेच्योर बाळक छे एना उपर बराबर। तो ए मेच्योरिटी उपर आखो पाठ छे एवुं कही शकाय। एटले एनी शुं थई तो के मुख्य धारा थई। रचना के द्वारा अध्ययन निष्पत्ति का अध्यापन कैसे होगा यह समझना। इस तरह इकाई को भली भांति समझने से इकाई में निहित मूल्यों की हमें जानकारी हो सकती है। अध्यापक के रूप में हमें जानकारी मिलने से इकाई में निहित मूल्यों को अध्यापन के समय अध्येता को भी इसकी और उन्मुख कर सकते हैं। कक्षा 5 से 8 की हर एक इकाई में निहित मूल्यों की सूची शिक्षक संदर्शिका में दी गई है और जीवन मूल्य शिक्षक अंतर्गत दी गई है। बराबर है। शिक्षक संदर्शिका नी अंदर छे ए दरेके दरेक जे जीवन मूल्य छे बराबर, ए शिक्षकनी अंदर बधा ज मूल्योने समाविष्ट करवामां आवेला छे। तो गाइज आपणे अहींया सुधीनुं राखीए बराबर, कारण के विडियो छे ऑलरेडी घणो बधो लांबो थई गयो छे अने हजी चेप्टर पण आई थिंक घणुं बाकी छे। एना माटे हुं तमने एटलुं कहीश के आज विडियो छे ए फर्स्ट चेप्टरनो आपणे फर्स्ट विडियो राखीए, पहेलो पार्ट राखीए। बीजो जे पार्ट छे ए हुं जल्दी तमारी सामे पाछो रजू करी दईश। अने अहींया एक छे आटलुं आपणे जोईए कि कक्षा 6 नी अंदर दयालु शिकारी छे बराबर, एनी अंदर मानवता, दया, करुणा अने प्राणी प्रेम आपेलो छे। सुबहनी अंदर साहस, निडरता अने परिश्रम छे ए आपेलुं छे। पछी राज्य का हिस्सा एवी रीते बधा ज कक्षा 8 सुधी आपेलुं छे बराबर। अहींयाथी हाँ एक प्रश्न मने याद छे पूछायेलो हतो कि विकासात्मक आवर्तन एटले शुं, तो एवो पण प्रश्न घणीवार पूछाई शके छे। ओके, हवे इकाई का सार, वेरी गुड। तो हवे आपणे आई थिंक के बीजो विडियोनी जरूर नहीं पड़े, परंतु आ विडियोनी अंदर ज आपणे आ जे चेप्टर छे एने कम्प्लीट करी लईए। ओके, लेट्स स्टार्ट। कि इस इकाई में हम समझ सके कि सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा में अभ्यासक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। अभ्यासक्रम एक व्यापक और दीर्घसूत्री संकल्पना है। अभ्यासक्रम कक्षाध्यापन के लिए कक्षा व्यवहार में प्रयोजित होता है, तब वह पाठ्यक्रम का स्वरूप धारण कर सकता है। अभ्यासक्रम का स्वरूप समझने के प्रमुख दो आधार है, अभ्यासक्रम का बाह्य स्वरूप और अभ्यासक्रम का आंतरिक स्वरूप। अभ्यासक्रम के बाह्य स्वरूप में भाषा के प्रमुख उद्देश्य एवं निष्पत्तियों का समावेश होता है। बाह्य उद्देश्य में केनो समावेश करवामां आवेलो छे कि सौथी पहेला छे अध्ययन निष्पत्ति अने प्रमुख उद्देश्य, जबकि आंतरिक स्वरूप में त्रिपरिमाण है। आंतरिक स्वरूप त्रिपरिमाणों में अध्ययन निष्पत्ति में उत्कृष्ट गुणवत्ता प्राप्त करना, सौथी पहेलुं हतुं उत्कृष्ट गुणवत्ता, पछी बीजुं हतुं विकासात्मक श्रृंखला अने त्रीजुं हतुं मानव मूल्यों को उजागर करना। अभ्यासक्रम के इन दोनों स्वरूपों का संबंध शरीर और आत्मा जैसा है बराबर। तो आ आपणे समग्र एकम अहींया छे ए कम्प्लीट कर्यो छे। आई होप कि तमने बधाने आ एकम छे ए समजाई गयो हशे। अने जो तमने कोई पण जातनी क्वेरीज होय के कई क्वेश्चन होय तो तमे मने कमेंट बॉक्स में लखी अने
કહી શકો છો. હું જલ્દીથી જલ્દી એનો આન્સર આપીશ. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે લાઇક કરો, ના ગમ્યો હોય તો ડિસલાઇક પણ કરી શકો છો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, કારણ કે આના પછીનો જે બીજો લેક્ચર હશે એ છે આપણો સેકન્ડ ચેપ્ટરનો. ઓકે, સો થેન્ક યુ વેરી મચ જોવા માટે.